जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में गांधी युग से जो 19वें चैप्टर का चौथा टॉपिक था 1917 से 1947 तक, उसके 20 क्वेश्चन हो गए थे और किरण बुक से आप लोग गांधी का परिचय, रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी का गठन और क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ चुके थे। आज 10 क्वेश्चन होंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है, 21 से 30 तक क्वेश्चन होंगे। और आज इसमें आप साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना फार्मूला, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट यानी पूना समझौता और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, अगस्त प्रस्ताव, पृथक पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, इटली की घोषणा और माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता प्राप्ति तक आप देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 21वां। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो जेम्स फोर्ड थे। तो अब किरण बुक से पहला टॉपिक है साइमन कमीशन। भारत में प्रशासनिक सुधार की जांच कर अपेक्षित सुधार के लिए रिपोर्ट देने के लिए 1919 ईस्वी में एक्ट के अनुसार 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। जहां जहां यह आयोग गया उसका विरोध किया गया तथा काले झंडे दिखाए गए। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में पुलिस की लाठी की चोट से घायल लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन ने मई 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर लंदन के गोलमेज सम्मेलनों में विचार विमर्श हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निर्णायक दौर में पहुंचा दिया था। अगली हेडिंग है नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर लॉर्ड वर्कनहेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि जिसमें एक ऐसे संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था निहित थी। 11 मई 1928 ईस्वी को दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में, पहले फरवरी 1928 में हुआ, दूसरा 11 मई 1928 को दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति स्थापित हुई जिसे संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करना था। इस समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता,
मौलिक अधिकार जैसे विषय शामिल थे। पूर्ण स्वराज को तत्कालिक लक्ष्य के रूप में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्णय लिया। अगली है हेडिंग पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। 1928 में लखनऊ में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट पर विचार हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने की आकांक्षा प्रदर्शित की थी। डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने की आकांक्षा प्रदर्शित की थी। नेहरू रिपोर्ट पर कलकत्ता में 1928 ईस्वी के अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज और डोमिनियन स्टेट को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे गांधी जी ने हस्तक्षेप कर सुलझाया था। गांधी जी के प्रस्ताव के अनुसार सरकार को 1 वर्ष का समय दिया गया और चेतावनी दी गई कि यदि 1 वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित संवैधानिक योजना को स्वीकार कर डोमिनियन स्टेट प्रदान न किया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। तो ये तो था पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। अगला है जिन्ना फार्मूला। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुसलमानों की 14 मांगों का प्रपत्र जारी किया, जिसे जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला कहा जाता है। इनमें प्रमुख मांगें थीं मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन की सुविधा, केंद्रीय तथा प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों का पुनर्गठन, राज्य की सभी सेवाओं में मुसलमानों के लिए पदों का आरक्षण आदि। तो ये तो जिन्ना फार्मूला था। अगला है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा डोमिनियन स्टेट की स्थापना के संदर्भ में जो थी, 1 वर्ष की सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घोषणा की कि आज हमारा केवल एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, पूर्ण स्वतंत्रता ही भारत की जनता का लक्ष्य है। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1929 ईस्वी के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का दायित्व सौंपा गया। आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन के समक्ष एक मांग पत्र प्रस्तुत किया, परंतु वायसराय द्वारा महात्मा गांधी की मांगे अस्वीकृत कर दी गई। फलस्वरूप गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात कर दिया गया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आरंभ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का पथ प्रशस्त किया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में अपने 78 अनुयायियों के साथ डांडी मार्च किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी डांडी आए। सभी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सत्य के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं
तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, तथा मालाबार में वैकोम सत्याग्रह के नेता के केलर ने नमक आंदोलन की शुरुआत की। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी तथा मालाबार में वैकोम सत्याग्रह के नेता के केलर ने नमक आंदोलन की शुरुआत की। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित रहा। उनके द्वारा गठित खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को उत्पीड़नकारी तरीकों से कुचलने का प्रयास किया गया। जून 1930 ईस्वी में कांग्रेस और उससे संबद्ध सभी संगठन गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। नमक कानून के उल्लंघन पर गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में रखा गया। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसे गांधी जी ने डांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था। अगली हेडिंग है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित किया गया था। 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित किया गया था। यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा प्रदान किया गया था। इस गोलमेज सम्मेलन में 80 सदस्यों में 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के शेष 76 भारतीय 89 सदस्य थे। 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के शेष 76 भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग एवं रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। 76 भारतीय जो थे उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग एवं रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था तथा अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेता तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया आदि थे। अगली हेडिंग है गांधी इरविन समझौता। तो महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की तथा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हुए। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। अगली हेडिंग है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 ईस्वी को आरंभ हुआ। 7 सितंबर 1931 ईस्वी को आरंभ हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूर्णतः असफल हो गया। फलस्वरूप यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को समाप्त घोषित कर दिया गया। 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। 28 दिसंबर 1931 ईस्वी को गांधी जी निराश होकर बंबई वापस आ गए। भारत आकर उन्होंने वायसराय वेलिंगटन से मिलना चाहा
परंतु वायसराय ने मिलने से इनकार कर दिया। अतः विवश होकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होते ही सरकारी दमन चक्र तेज हो गया। गांधी जी SS राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे। SS राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे तथा वह किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गांधी जी SS राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे तथा वह किंग्सले हॉल में ठहरे थे। इसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर आंदोलन को नया मोड़ दे दिया। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर आंदोलन को नया मोड़ दे दिया। गांधी जी के अलावा सरोजनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तक ही रखिए क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में आगे की घटनाएं देखी जाएंगी। 22वां क्वेश्चन है, किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। 23वां क्वेश्चन, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध में किया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध में 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। 24वां क्वेश्चन, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। अगला है, आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल। 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। 26वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? R.E.H. डायर ने। R.E.H. डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया जलियांवाले बाग में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। 28वां क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्रिप्स का ग्रहण करना या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था। 29वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। 30वां क्वेश्चन, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब गांधी जी कोलकाता में थे। तो ये तो 30 क्वेश्चन हुए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तक हुआ। आगे की घटनाएं नेक्स्ट पार्ट में आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जीके मस्ती MS में आप लोगों का फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में गांधी युग से